नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के बारे में देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा एक पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसमें हम अध्याय 2 को देखेंगे, जिसमें हमारा अध्याय 2 का नाम है विविधता एवं भेदभाव। इसके पहले वीडियो में हमने चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 को देखा था, जिसमें हमारा अध्याय का नाम था विविधता की समझ। तो आज हम देखेंगे विविधता एवं भेदभाव। तो सबसे पहले जानेंगे कि विविधता का अर्थ क्या होता है। तो विविधता का अर्थ हम देख सकते हैं कि अलग अलग धर्म, जाति, परंपरा, रहन सहन का तरीका, खान पान के तरीके, भाषा आदि से ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं वे लोग अलग अलग धर्म का पालन करते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं और उनका खान पान, रहन सहन का तरीका भी अलग अलग होता है। तो जिसे हम विविधता के संबंध से इसे जोड़ते हैं। लेकिन भेदभाव का अर्थ भी हम यहाँ देखेंगे कि भेदभाव भी जो है अनेक धर्म, जाति, लिंग, भाषा, रंग आदि के आधार पर किया जाता है। जैसे कि हम जाति में देखते हैं कि उच्च जाति के जो लोग होते हैं निम्न जाति से काफ़ी भेदभाव करते हैं। जैसे कि पहले जो निम्न जाति के लोग यानी अछूत लोग रहते थे, उनको उच्च जाति के लोगों के साथ खड़े होने का भी अधिकार नहीं था। उनसे काफ़ी भेदभाव किया जाता था। वो एक साथ कुएं में पानी भर भी नहीं सकते थे। उनके लिए, जो अछूत लोग थे, उनके लिए अलग कुएं की व्यवस्था की गई थी। रंग के आधार पर भी हम भेदभाव देख सकते हैं कि काले गोरे के बीच काफ़ी भेदभाव किया जाता है हमारे समाज में। यहाँ पर भाषा के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। जैसे अलग अलग भाषा के बोलने वाले जो लोग रहते हैं उनके बीच भी काफ़ी भेदभाव हम देखते हैं। लिंग के आधार पर भी हम भेदभाव देख सकते हैं कि जो लड़के हैं उनको काफ़ी भारतीय समाज में महत्व दिया जाता है, जबकि लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। तो इस तरह हम कई प्रकार से भेदभाव हम समाज के अंतर्गत देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न एवं उत्तर को देखेंगे। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के अंदर के जो प्रश्न है उसको देखेंगे और लास्ट में हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे, जो कि चैप्टर के लास्ट में हमारा प्रश्न रहता है। तो सबसे पहले हम ये जो प्रश्न है हमारा पेज 16 में है। ये प्रश्न कह रहा है कि शहर और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। जिन कथन से आप सहमत हैं उस पर आप निशान लगाइए। तो सबसे पहले हम ग्रामीण लोग के बारे में देख सकते हैं। तो ये नंबर है कि आधे से ज़्यादा जो है भारतीय गांव में रहते हैं। तो बिल्कुल सही है कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं भारत के लोग वो गांव में रहते हैं। बी नंबर है ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं रहते, ये बहुत अंधविश्वासी होते हैं। तो ये उत्तर जो है, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये गलत है। ये कथन जो है गलत है। सभी लोग स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं। सब कोई अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, चाहे वो ग्रामीण लोग हों या शहर के लोग हों। सी नंबर है गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए और आलसी होते हैं, वे काम करना पसंद नहीं करते। तो ये गलत है। वो पिछड़े हुए और आलसी नहीं होते हैं, बल्कि वो काम में ज़्यादातर बिजी रहते हैं। सुबह से शाम तक अपने खेतों में व्यस्त रहते हैं और उनमें काफ़ी फुर्ती भी देखने को मिलता है। डी नंबर है फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। तो बिल्कुल सही है, डी नंबर जो है बिल्कुल सही है। क्योंकि हम देखते हैं कि फसल की बुआई यानी कि जब बोया जाता है और जब काटा जाता है तो इस समय परिवार के पूरे सदस्य 12 से 14 घंटे तक अपने काम में खेत में व्यस्त रहते हैं। ई नंबर है गांव वाले गंदे होते हैं, वे साफ नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर सही बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं, खेतों में धूप में काम करते हैं, तो काफ़ी पसीना इनको आता है, तरबतर रहते हैं पसीने से, और धूल मिट्टी का जो काम होता है इस कारण इनके कपड़े और बॉडी सारे गंदे हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये साफ नहीं रहते हैं। अब हम शहरी लोग के बारे में देखेंगे। शहरी जीवन बहुत आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। तो नहीं,
शहरी जीवन आसान नहीं होता, वो भी संघर्ष करते हैं और काफ़ी मेहनत के बाद अपना जीवन यापन के लिए कुछ पैसे कमाते हैं। बी नंबर है, शहर में लोग अपने परिवार के सदस्य के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि सुबह से शाम तक ये अपने काम में व्यस्त रहते हैं, जहाँ ड्यूटी जाते हैं, और शाम को आते हैं तो मोबाइल फ़ोन में ही व्यस्त हो जाते हैं, या ऑफिस वर्क कुछ होते हैं उसमें भी ये व्यस्त हो जाते हैं। सी नंबर है, शहर के लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। तो अक्सर देखा जाता है उन्हें पैसे की चिंता रहती है, वो लोगों को समय नहीं दे पाते, अपना सारा समय ड्यूटी वर्क में ही देते हैं, रात को भी बैठते हैं तो ऑफिस वर्क में ही लग जाते हैं। डी नंबर है, शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, उन पर भरोसा किया जा सकता है। शहर में रहना बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि कमाई का जो हिस्सा होता है आने जाने में खर्च होता है, जहाँ ड्यूटी जाते ही ये लोग, और किराया देने में भी इनका खर्च हो जाता है। तो ये सही है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, उन कथनों को फिर से देखिए, यानी ऊपर कथन जो दिए गए थे, जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है, उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? तो ये पेज संख्या 16 में है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पूर्वाग्रह क्या है। तो पूर्वाग्रह का अर्थ हम देखते हैं कि किसी के बारे में सोचना, यानी सोचकर जो हम धारणा बना लेते हैं, वो चीज़ गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है। जैसे कि आज के समय में हम देख सकते हैं भारतीय समाज में कि अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी भाषा जानने वाले को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है और उनको काफ़ी पढ़ा लिखा समझा जाता है, जबकि हिंदी भाषा के बोलने वाले जो लोग रहते हैं उनको थोड़ा कम वैल्यू दिया जाता है। तो जो कि बिल्कुल गलत है। सब भाषा यानी लैंग्वेज का अपना अपना अलग महत्व है। तो यहाँ पर देखेंगे, ऊपर देखना होगा, आप अपने बुक से देख लेंगे ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। पहले हम ग्रामीण लोग के बारे में देख रहे हैं। तो यह पूर्वाग्रह नहीं है, क्योंकि सरकारी आंकड़े से स्पष्ट है कि आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं, इसलिए इसे पूर्वाग्रह नहीं माना गया है। क्योंकि पूर्वाग्रह में हम क्या देखते हैं कि किसी के बारे में गलत धारणा बना लेना। बी नंबर था हमारा कि डी नंबर कि फसल की बुआई और कटाई के समय जो गांव के लोग होते हैं अपने परिवार के साथ 12 से 14 घंटे तक बिजी रहते हैं। तो यह भी पूर्वाग्रह नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है। ये कथन भी जो है बिल्कुल सही है, इसको हम गलत नहीं कह सकते, इसलिए इसे हम पूर्वाग्रह नहीं कह सकते। फसल की बुआई और कटाई के समय बहुत अधिक काम होता है, इसलिए पूरी फैमिली 12 से 14 घंटे तक बिजी रहती है खेतों में। हमारा ई नंबर था कि गांव के लोग गंदे रहते हैं। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल कथन जो है सही है, यह पूर्वाग्रह नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि गांव के लोगों को अधिक मेहनत करनी होती है और उनका काम धूल मिट्टी से जुड़ा होता है। खेत में काम करते हैं तो यह हम देखते हैं कि धूल मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण उनके कपड़े गंदे रहते हैं तथा शरीर पसीनों से भींगा रहता है। अब हम शहरी लोगों के बारे में देखेंगे। बी नंबर देखेंगे। बी नंबर हमारा क्या था, यहाँ पर देख लेती हूँ। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। तो यह पूर्वाग्रह नहीं है, बल्कि सच्चाई है, क्योंकि शहर के लोगों को एक निश्चित अवधि के दौरान तथा निश्चित समय तक काम करना होता है। वे अपने काम करने की अवधि तथा समय अपनी सुविधा के अनुसार नहीं बदल सकते। उनका जो समय लिमिट जो होता है फिक्स रहता है, और वो जहाँ उनका जॉब रहता है, ड्यूटी रहता है, उन्हें काम करने के लिए भी अपने घर से क्या करना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो हमारे ये बी नंबर था
कि अपने सदस्यों के साथ कम समय बिताते हैं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं और वो थक भी जाते हैं, क्योंकि उनको काम करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। सी नंबर है, शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। तो ये भी हम इसको पूर्वाग्रह नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने काम में ही बिजी रहते हैं, लोगों को ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जैसे सेवा कार्य जो होता है, हेल्प होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह पूर्वाग्रह नहीं है, बल्कि शहर के लोगों की कार्य की प्रकृति से संबंधित है, क्योंकि शहर के लोग अपने काम करने का समय तथा अवधि स्वयं निश्चित नहीं कर सकते हैं। यह स्वयं निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर जॉब के लिए जाते हैं, जो उनके हेड होते हैं वो समय ही फिक्स इनका करते हैं कि कब इनको ड्यूटी पे आना है, इसलिए उनके पास समाज सेवा इत्यादि के लिए समय नहीं होता। और हम लास्ट नंबर देखेंगे, शहर में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो ये इसको भी हम गलत नहीं बोलेंगे, ये भी बिल्कुल सही है, सच्चाई है, क्योंकि शहर में कार्य कर रहे सभी व्यक्ति के पास अपना घर नहीं होता, इसलिए उनको किराए में रहना पड़ता है, जिसके कारण किराया में अधिक खर्च इनका निकल जाता है। इसी तरह लोगों को अपने अपने कार्यस्थल यानी कि जहाँ इनका ड्यूटी यानी जॉब होता है तक वो इनको पहुँचने के लिए लंबा यात्रा यानी लंबा यात्रा करना पड़ता है, चलना पड़ता है, जिस कारण यात्रा करने में भी काफ़ी पैसा खर्च होता है। ऑटो भाड़ा का खर्च इनका काफ़ी लग जाता है। और बाकी जो कार्य हैं आप अपने अनुसार कर लेंगे, जैसे कि जिन पूर्वाग्रह को अपने आसपास महसूस किया है, अपने आसपास ऐसा महसूस किया है, तो उसकी आप एक सूची बनाएंगे। ऐसे चीज़ों को आप आसपास महसूस किया है तो उसे आप सूची बनाएंगे। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए कथन की सूची में से तालिका को भरने के लिए बोला जा रहा है, कारणों पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर अपने बुक से पढ़ लेंगे। लड़का और लड़की यहाँ पर दिया हुआ है, तो लड़का में हम किन चीज़ों को कथन को शामिल करेंगे यहाँ पर देखेंगे आप। जैसे वे बहुत सुशील हैं, तो इसे हम लड़का में शामिल करेंगे या लड़की में, तो लड़की में शामिल करेंगे। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, लड़की में ही शामिल करेंगे, लड़का में शामिल नहीं करेंगे। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, तो इसे हम लड़का में शामिल करेंगे, क्योंकि लड़की को हम बलिष्ठ नहीं बोल सकते हैं। इस तरह ये पढ़ लेंगे। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, तो इसको हम लड़की में शामिल करेंगे इस कथन को। यहाँ पर देख लेंगे, उद्यमी है, खेल में निपुण है, वे खाना पकाने में निपुण है, वे भावुक है। तो यहाँ पर देखें, लड़का में हम यहाँ पर रखेंगे इस कथन को, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे रोते नहीं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं। लड़की में हम यहाँ पर पॉइंट को रखेंगे, उनका बात करने का जो तौर तरीका है मधुर है और सौम्य है, वे बहुत ही सुशील हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, खाना पकाने में निपुण है, वे भावुक हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि लड़का या लड़की का यह व्यवहार जन्म से नहीं होता, बल्कि समाज ही निर्धारित करती है, बल्कि हमारे लगातार समाज में यह सुनते रहने से होता है कि लड़की ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, और समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और सभी लड़के और लड़कियों को उसी छवि में देखना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़की के बारे में है, वे खाना पकाने में निपुण है। अक्सर लड़कियों को ही बोला जाता है, क्या लड़के खाना नहीं पका सकते हैं, वो भी खाना पकाने में निपुण होते हैं। वे रोते नहीं, लड़कों को बोला जाता है वो वे रोते नहीं, तो क्या लड़के को रोना नहीं आती है। तो ऐसा समाज ही निर्धारित करती है कि लड़के जो होते हैं बहुत कम रोते हैं, वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, जो कि इसे हम पूर्वाग्रह के रूप में हम देख सकते हैं। 4 नंबर है, ये विकलांग बच्चे हैं, इनके बारे में अलग जो लोग हैं अलग अलग बातें करते हैं। जैसे हम आप देखेंगे अपने बुक में
यहाँ पर चित्र जो है तीन है और जिसे हम नीचे देखेंगे। ऊपर के चित्र में जो बच्चे हैं पहले उनको विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वह है खास जरूरत वाले बच्चे। इनको विशेष जरूरत की आवश्यकता होती है। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं को बारे में क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर आपका पेज 18 में है, चित्र 1 में हम देखेंगे कि लोग मेरे विषय में तरह तरह की बातें करते हैं। आप अपने बुक में देखेंगे चित्र 1 में, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। ये बच्चा बोल रहा है कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली भी जो है लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे बातें करते हैं लोग जो हैं। इसलिए मैं क्या हूँ कि उदास हो जाता हूँ इन सारे बातों को सुन सुन के, तो कभी दुखी भी हो जाता हूँ। लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन मेरे लिए यह नई बात नहीं है, क्योंकि बच्चा सुनते सुनते मतलब कि बहुत सुन चुका है, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है इसके लिए। चित्र 2 है, लोग मुझे देखकर कहते हैं कि तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। ये लड़की है, बोल रही है कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम दूसरे से बिल्कुल अलग दिखती हो। ये सब बातें सुनकर मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं इन घूरती नज़रों से छिप जाना चाहती हूँ। ये भी बच्ची बहुत परेशान है लोगों से। चित्र 3 है, मेरी टांगें डगमगाती हैं, इसलिए लोगों को शक है कि शायद मेरा दिमाग भी सामान्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे विकलांग हैं वो पढ़ने में तेज नहीं है, बल्कि वो हाथ पैर से विकलांग हैं, उनका दिमाग विकलांग नहीं है, वो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं, जबकि मैं दूसरे बच्चों की तरह पढ़ लिख सकता हूँ। ये बच्चा बोल रहा है कि बच्चा कह रहा है कि लोगों को शक है, जिस तरह से मैं विकलांग हूँ, मेरे टांगें विकलांग हैं, तो लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी उसी तरह कमज़ोर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बच्चा बोल रहा है कि मैं नॉर्मल लोगों की तरह ही, दूसरे बच्चों की तरह ही हम पढ़ लिख सकते हैं। प्रश्न 5 देखेंगे, ये पेज संख्या 18 में है, आपका बुक के अंदर देख लीजिएगा। आपकी राय में क्या खास ज़रूरत वाले बच्चे को, यानी कि जो विकलांग बच्चे हैं, समान स्कूल में पढ़ाना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए? इसके जवाब में तर्क दीजिए। इसके पक्ष में तर्क देने को बोल रहा है। तो इनके लिए तो बिल्कुल अलग से शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इनकी ज़रूरतें बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर उत्तर देखेंगे, खास ज़रूरत वाले बच्चों के लिए अलग से स्कूल होना चाहिए, क्योंकि समान स्कूल में इनकी ज़रूरत के अनुसार जो सुविधा है इनको नहीं मिल पाएगी। समान स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ इनको एडमिशन करा दिया जाए तो ये बच्चे को सुविधा नहीं मिल पाएगी, और ना ही इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने तथा उनकी भावनाओं को समझने वाले विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं। क्योंकि जो विशिष्ट विद्यालय होते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग लिए हुए विशेष प्रशिक्षित अध्यापक को भेजा जाता है, जो कि अलग से विकलांग बच्चे के लिए ही होते हैं। क्योंकि ये बच्चे काफ़ी उदास रहते हैं अपने बारे में लोगों से सुन सुनकर, तो इसके लिए उनकी भावनाओं को समझने के लिए एक प्रशिक्षित टीचर का होना ज़रूरी होता है, ताकि उन बच्चों की सारी परेशानियों को दूर कर सके। इसलिए इस प्रकार के बच्चों को समान स्कूल के बजाय विशेष स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, या फिर सरकार को समान स्कूल में खास ज़रूरत वाले बच्चों के अनुसार सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। प्रश्न 6 देखेंगे, वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशील है। लड़की के बारे में बोला गया है। ऐसे कथन को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़की पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में से गुण जन्म से ही होते हैं, या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती है? आपकी इन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती? तो इसके उत्तर में हम देखेंगे, ये पेज 19 में प्रश्न है कि कुछ स्वभाव मनुष्य में जन्म से ही होता है और कुछ स्वभाव वह समाज से सीखता है, जिस समाज में वह बच्चा रहता है। लड़कियों को कोमल तथा मृदु स्वभाव समाज द्वारा सिखाया जाता है, क्योंकि समाज में यह रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़की को कोमल तथा मृदु होना चाहिए, परंतु सभी लड़की एक जैसी नहीं होती और वे रूढ़िबद्ध धारणा के अनुसार अपने आप को नहीं बनाती।
प्रश्न 7 है, रूढ़िबद्ध धारणा एवं भेदभाव में क्या अंतर है। ये पेज संख्या 22 में आपको मिलेगा प्रश्न। तो जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। और जब इन रूढ़िबद्ध धारणाओं के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं तो हम उसे भेदभाव कहते हैं। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होगा। पेज संख्या 22 में अगर आपके साथ भी भेदभाव होता है तो आपको कैसा महसूस होगा, आप फील करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे दुख होता है, उसे अच्छा नहीं लगता तथा वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है, उसका आत्मसम्मान कमजोर हो जाता है, वह दूसरों से अपने आप को छोटा और कमजोर समझने लगता है, वह अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाता और अपने आप को दूसरों से ही हीन समझने लगता है। बच्चे पैसा देने के तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों। पेज संख्या 24, ये भीमराव अंबेडकर जी के बारे में है। उनके बचपन के समय उनसे काफ़ी भेदभाव किया गया था। तो बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ीवान उन्हें ले जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि गाड़ीवान को पता चल गया था कि बच्चे जो हैं महार यानी अछूत जाति से संबंधित हैं। पहले जो अछूत जाति के लोग होते थे उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। उन्हें एक साथ यानी कि उच्च जातियों के साथ वो खड़ा नहीं रह सकते थे, ना उन्हें छू सकते थे। महार जाति को उस समय मुंबई प्रांत में अछूत माना जाता था। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया। पेज संख्या 24 में है। तो स्टेशन पर जब स्टेशन मास्टर को डॉक्टर अंबेडकर जी और उनके भाइयों की जाति के विषय में मालूम हुआ कि वो महार हैं, तो स्टेशन मास्टर का व्यवहार ही बदल गया तथा गाड़ी वालों ने दुगना पैसा देने पर भी ले जाने से इनकार कर दिया गया। यानी कि गाड़ी वालों को भी यहाँ पर पता चल गया था, जिनकी बैलगाड़ी थी उनको गाड़ीवान हम बोलते हैं, तो वो भी ले जाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार स्टेशन पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ इनको यहाँ पर अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन करने को बोला गया है। पेज संख्या 24 में। तो अंबेडकर के साथ यह घटना उनके बचपन में घटी थी, इसलिए उस समय इस घटना का कारण उनको ज़्यादातर समझ में नहीं आया, लेकिन उनको गहरा दुख पहुंचा था। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं। पेज संख्या 25 में। तो दलित के अलावा भी कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। पहला नंबर, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, यानी कि किसी धर्म के मानने वाले जो लोग होते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हो, जिनकी संख्या काफ़ी कम हो उनको अल्पसंख्यक हम लोग बोलते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक के साथ भी भेदभाव किया जाता है, जिस भाषा को बहुत कम बोलने वाला हो तो उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है और भाषा का नष्ट होने का भी खतरा बढ़ जाता है। उसी तरह धर्म का नष्ट यानी कि धर्म भी समाप्त हो सकता है। वो धर्म संख्या मानने वाले कम हो जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हम देख सकते हैं कि वो समाप्त हो सकता है। स्त्रियों के साथ भी भेदभाव किया जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के साथ भी भेदभाव किया जाता है। गरीब तथा आर्थिक रूप से यानी कि जिनके पास पैसा बहुत कम है या ना के बराबर है उनके साथ भी भेदभाव हम देखते हैं। पेज संख्या 25 प्रश्न है, उन तरीकों की चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरत यानी कि जो विकलांग बच्चे हैं लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। किस तरह इनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने साथ खाना ना खिलाना, बातें ना करना, अपने पास में ना बैठाना, परिवार से अलग रखना, अपमानजनक भाषा में बात करना और उनके अधिकारों से वंचित रखना। तो इस तरह हम भेदभाव देखते हैं इनका। अभ्यास प्रश्न देखेंगे, पाठ्य पुस्तक से लास्ट प्रश्न जो रहता है चैप्टर खत्म होने के बाद। तो ये प्रश्न एक कथनों को मेल कराइए, रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा सकती है। तो यहाँ पर है, 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके, ये इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा, अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी।
जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर 4 नंबर हो जाएगा, पुरस्कार लेने के लिए एक पहिया वाली कुर्सी पर गया। यानी कि वो बच्चा विकलांग था। विकलांग बच्चे को हम क्या देखते हैं कि अक्सर बोला जाता है कि यह कुछ भी नहीं कर सकता है, बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है। तो इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणाओं को इसने चुनौती दी। ग नंबर है संसार के सबसे तेज धावकों में से एक। यहाँ पर 1 नंबर इसका हो जाएगा। दमा का पुराना मरीज है, उनको दमा वाले जो मरीज होते हैं उनको दौड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं वह बहुत अमीर नहीं थे लेकिन उसका एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना पूरा हुआ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणाओं को यहाँ पर चुनौती मिली, जो धारणाएं गलत धारणाएं हैं उसको चुनौती मिली। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दमा का मरीज भी दौड़ सकता है। एक व्यक्ति यहाँ पर अमीर नहीं है लेकिन वो उसका अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना पूरा हुआ। अब आगे प्रश्न देखेंगे। लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, ऐसा माना जाता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं, गलत धारणाएं एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, उसके अलग अलग 5 प्रभावों को उल्लेख कीजिए। तो पहला नंबर देखेंगे, लड़की अपने आप को परिवार पर बोझ समझने लगती है, जिससे वह हमेशा क्या करती है, परेशान रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि हम माँ बाप के लिए बोझ हैं। वो सोच सोचकर परेशान होने लगती है। लड़की को परिवार में उचित प्यार तथा स्नेह नहीं मिलता। ये भी ये धारणा जीवन को प्रभावित करते हैं ये बच्चों के। लड़की के लालन पोषण तथा खाने पीने पर उचित ध्यान भी नहीं दिया जाता। लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। बीमार होने पर उनकी उचित इलाज भी नहीं कराई जाती है। तो ये जो रूढ़िबद्ध धारणा है ये लोगों की गलत सोच है, जो परिवार वाले उनके साथ ऐसा करते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लड़की के जीवन को प्रभावित करते हैं, बच्चे के जीवन को प्रभावित करते हैं ये सारे पॉइंट। भारत का संविधान प्रश्न 3 है, समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? तो भारत का संविधान समानता के बारे में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान अवसर प्राप्त हो, लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हो, कोई रोक टोक ना हो, सरकारी नौकरी में भी सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध हो, लोगों को अपने धर्म का पालन करने, भाषा बोलने, त्योहार मनाने और अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, कोई रोक टोक ना हो, सरकार सभी धर्म को बराबर महत्व और सम्मान प्रदान करेगी। तो ये भारत का संविधान जो है समानता के बारे में इन विचारों को रखता है। प्रश्न 4 है, कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं, यानी कि गलत धारणाओं से भरा आचरण करते हैं हमारे साथ। ऐसे में अक्सर हमें कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल पड़ता है। अपनी कक्षा को 2 समूह में बांटे और प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करे कि दी गई परिस्थिति में वे क्या करेंगे। जैसे पहला नंबर है यहाँ पर, गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहे हैं। ख नंबर है, आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रह टिप्पणी करता है, यानी कि उनकी आलोचना करता है कोई सदस्य फैमिली का। आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वह लड़की गंदी है। किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है। और लास्ट नंबर है, लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। उपयुक्त परिस्थितियों में विभिन्न समूह ने कैसा बर्ताव करने की बात की है, इस पर कक्षा में चर्चा करने को यहाँ पर बोला जा रहा है। और इन मुद्दों को उठाते समय कक्षा में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, इस पर बातचीत करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सभी स्थितियाँ में जो पूर्वाग्रह, गलत धारणाएं जो समानता के व्यवहार के विरुद्ध हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्र अपने अध्यापक की सहायता से इसे कक्षा में स्वयं करें। तो ये वीडियो जो है हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।